आई एम ऑडिबल? तो देखिए एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इस छोटे से वीडियो में मैं केवल दो बातें बोलूँगा, केवल दो बातें। एक तो सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिज्म की हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म इस पे बोलूँगा, और साथ में इसके साथ ही मैं बोलूँगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। सॉरी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नहीं, वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट बाद में है, ठीक है ना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन दोनों के बारे में बोलूँगा, ठीक है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैं आपको गैल्वेनोमीटर इसके बारे में बोलूँगा, ठीक है ना। और साथ में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताते समय आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बताऊंगा। यार क्या बताऊंगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताते समय थोड़ा सा ऐसे कर लेने से टीचर भी जो कर रहा है वो हल्का होता है। जितना हल्का होगा, इतना निर्मल होगा, उतनी बातें निकलेंगी। अभी मुझे पूरी तरीके से रिलैक्स होने दीजिए बताते समय, तो हर पार्ट पे 2-4 सवाल नहीं आएंगे, जो आप ही का फायदा। तो देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताएंगे, उसके बाद करंट सेंसिटिविटी बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। और इसके मेरिट्स और इसके डिमेरिट्स बताएंगे, ठीक है। इतनी बात मैं इस शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म पहले बता रहा हूँ, खूब गौर से देखिए। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आप हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए मैग्नेटिज्म का डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुआ था। सबसे पहले चाइनीज ने ये देखा कि चाइनीज ने इसका इस्तेमाल लोड स्टोन की, देखिए चाइनीज ने इसका इस्तेमाल लोड स्टोन के रूप में किया। लोड स्टोन मतलब लीड स्टोन, मतलब जो लीड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सी वायरस जब चलते थे, समुद्रों में लोग चलते थे, तो डायरेक्शन का पता कैसे चले। आज की तारीख में मैग्नेटिक कंपास नीडल है, एडवांस टेक्निक से समुद्रों में लोग पता लगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैप उनके सामने रहता है तो पता रहता है इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। आखिर समुद्र में अगल बगल दूर दूर तक कुछ दिखता थोड़ा है, तो मैग्नेटिक नीडल होती है तो डायरेक्शन पता लग जाता है। डायरेक्शन पता लगाते हैं, उसी डायरेक्शन में प्रोपेल करते हैं शिप्स को। तो लोड स्टोन के रूप में पहले चाइनीज ने इसके बारे में चर्चा की थी। फिर ये पाया गया कि प्रकृति में कुछ सब्सटेंसेस उन्मुक्त रूप से जो है ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो आयरन फीलिंग्स को, इन सबको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैग्नेटिज्म के बारे में लोगों को जानकारी हुई, ठीक है ना। फिर जो मैग्नेटिज्म प्रकृति में उन्मुक्त रूप से पाए जाते हैं उनको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और जो मैग्नेट मैन द्वारा बनाए हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, उनको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, सब आर्टिफिशियल मैग्नेट है। आपके काम के जो भी मैग्नेट हैं, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट ही हैं, वो नेचुरल मैग्नेट नहीं है। नेचुरल मैग्नेट जब तक उसको प्यूरिफाई करके आप अपने यूज़ में नहीं करेंगे तब तक वो किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से मैग्नेटिज्म की विधा के बारे में जानकारी हुई, ठीक है ना। अब कुछ बेसिक चीज़ें बता दें मैग्नेटिज्म के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक बात ये हो गई। तो अब दूसरी बात क्या हुई कि दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। यानी कि अगर ये नॉर्थ ये साउथ है और बीच से ऐसे कट कर देंगे तो नॉर्थ साउथ अलग नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे जो एक्सट्रीम हो जाता है इसमें नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको एक पार्ट को फिर और कट करेंगे, फिर भी नॉर्थ साउथ अलग नहीं होगा। इवन एटम और मॉलिक्यूल के लेवल तक चॉप कर देंगे तो भी अलग नहीं होगा। कभी भी जब भी नॉर्थ पोल होगा उसके साथ साउथ पोल होगा ही होगा। बस हमें तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दूसरा, एन इंडिविजुअल नॉर्थ और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है कि इसमें तीसरी चीज क्या है कि क्या कहते हैं, लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है ना। और चौथी बात क्या है, मैग्नेटाइजेशन बाय इंडक्शन। यानी का मतलब है इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी सब्सटेंस को रख दें तो उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा। इस तरह के मैग्नेटिज्म को जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब वो जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती है। सब सब्सटेंसेस में तो हो नहीं सकती, मिट्टी रख दें तो उसमें तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। जिसमें हो सकते हैं, प्लास्टिक रख दें तो उसमें तो होगा नहीं,
जिसमें मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल है उनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर एक तरह की मैग्नेटिज्म आ जाती है जिसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटाइजेशन बाय इंडक्शन, एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताएं कि लोहे का टुकड़ा अगर आप रख दें धरती के अंदर गाड़ दें 10-20 साल बाद वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटाइजेशन बाय इंडक्शन हो गया। अब आप देखिए पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, पांचवी प्रॉपर्टी है, पांचवी की छठी जो भी हो। तो अब आप देखिए कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स लॉ है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस इज 1/4πε0 Q1 Q2 r², ये कूलम्स लॉ है। एग्जैक्टली सेम केस जो है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म में है। अगर दो पोल्स, दो काल्पनिक पोल्स m1 m2, इधर देखिए दो काल्पनिक पोल्स m1 m2 अगर r दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, μ0/4π, वहाँ पे 1/4πε0 था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ μ0/4π, यहाँ μ0 क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब बता चुके हैं पहले पुराने वीडियोस में। तो μ0/4π m1 m2 r², यहाँ m1 m2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ, बात समझ में आ गई, m1 m2 पोल स्ट्रेंथ है जो आपका दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म को आप वेरीफाई करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपके इंडिविजुअल पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ साउथ पोल एग्जिस्ट करते तो ये कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म होल्ड कर रहा है ना। इसको वेरीफाई करने का एक सिंपल तरीका ये है, इधर देखिए गौर से देखिए, काम की बात है। एक वेरीफाई करने का एक तरीका है कि अगर कोई बहुत लंबा मैग्नेट है, बहुत लंबा, अगर बहुत लंबा मैग्नेट है तो आप मान सकते हैं कि उस लंबे मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल करीब करीब सेपरेट हो, ठीक है ना। नॉर्थ पोल मान लीजिए यहाँ है और साउथ पोल बहुत दूरी है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना। तो बहुत लंबे मैग्नेट को आप मान सकते हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत दूर हो गया, ठीक है ना। तो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आप एक और कोई यूनिट नॉर्थ पोल होता है इमेजिनरी या साउथ पोल होता तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन इस प्रकार से होता है, μ0/4π m1 m2 r²। या मान लीजिए ये भी बहुत लंबा होता तो ये इन दो पोल्स के बीच ये फोर्स होता। ये कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इतनी तो मैंने आपस में रिलेट कर दिया जिससे आपको समझने में चीजें आसानी हो। तो इंट्रोडक्शन हो गया और सब बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है ना। इस पार्ट में ज़्यादातर बातें आप जानते ही होंगे और इस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये पूछ सकता है या कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। यह एक नंबर कहिए कि मैग्नेटाइजेशन बाय इंडक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चार ऑप्शन बनाना हो तो ऐसे बना सकता है कि ऐसा किया और मैग्नेटाइजेशन आ गया तो किस तरह से आया, तो मैग्नेटाइजेशन बाय इंडक्शन। बात समझ में आई? सर एक और सवाल पूछते हैं। एक बात और इसके बाद आप पूछिएगा कि एक और बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे नॉर्थ साउथ पोल ऐसे रखे हैं, नॉर्थ साउथ पोल ऐसे अगर हैं, ये इतना बड़ा मैग्नेट है तो एक बात जानते रहिएगा, क्लास 9-10 में बताया जाता है कि नॉर्थ साउथ पोल जो है एकदम एंड पे नहीं होते हैं। अगर इस पूरे मैग्नेट की लेंथ L है तो 6/7 L दूरी पे नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, 6/7 L दूरी पे नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ठीक है ना। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि एक मैग्नेट लीजिए और खूब ढेर सारी आयरन फिलिंग्स लीजिए, खूब ढेर सारी आयरन फिलिंग्स, लोहे की कांटियाँ ले लीजिए, एक मैग्नेट ले लीजिए। अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप ऐसे रख दीजिए तो आप ये पाएंगे, इधर देखिए कि अगर 6/L फ्रॉम द सेंटर, 6/L टोटल लेंथ होती है, अच्छा सही बात नॉर्थ और साउथ पोल। अगर इसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ऐसे करिए कि ऐसे मान लीजिए कि आपने एक ले लिया, ये ले लिया बार मैग्नेट, ठीक है ना, मान लीजिए L लेंथ का है, मान लीजिए L लेंथ का है और खूब ढेर सारी लोहे की कांटियाँ हैं, कांटियों पर रख दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही बेटा। लोहे की कांटियों पर रख दिया तो कांटियों पर रखेंगे तो आप देखेंगे ये एंड से थोड़ा इधर खूब ढेर सारी कांटियाँ चिपकी होंगी, एंड के थोड़ा सा इधर, और इन दोनों जितने इधर होगा उस पार्ट का जो डिस्टेंस होगा वो 6/7 L होगा अगर L पूरा डिस्टेंस है तो, ठीक है ना। तो 6/7 L दूरी पे दोनों एंड पे आप देखेंगे कांटियाँ खूब ज़्यादा हैं और जैसे जैसे आप इधर से इधर जाएंगे कांटियाँ कम होती जाएंगी, यानी मैग्नेटिज्म कम होता है, यानी मैग्नेटिज्म कम होता है। और जब आप सेंटर पे एकदम आ जाएंगे बीचों बीच में तो क्या होगा, तो वहाँ पे एक भी कांटी नहीं होगी, इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिज्म जीरो है। ये प्रूफ हो गया, ये प्रैक्टिकल है। सेंटर पे क्यों जीरो है ये प्रूफ कर सकते हैं?
प्रूफ तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रूफ तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी वीडियो चल जाएगी। ये प्रूफ ऐसी यही प्रूफ है कि वहाँ कुछ नहीं चिपका है। प्रूफ ये प्रूफ है ना, है Yes, sir. वहाँ नहीं चिपका है प्रूफ। You. तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, अब आपको मैं बस एक बार बताऊं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये वीडियो कट कर दीजिएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद वीडियो कट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. एकदम बढ़िया से आ रहा है? Yes, sir. आनंद से। You. अब देखिए आखिरी बात देखिए, और ये कहानी खत्म। ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे सवाल बनते हैं। देखिए ना, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे सवाल बनते हैं। अभी तक गौरव ने जहां जहां भी ऑब्जेक्शन किया है, वो ऑब्जेक्शन एकदम परफेक्ट रहा है, वो पकड़ में आ गई ये बात, हाँ बात गलत है। Yes, sir. रेडी? तो अब आप देखिए नेक्स्ट आपको हम क्या बता रहे हैं, इधर देखिए, आपको हम बता रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गौर से देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहली बात कि इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, यूजेस क्या है। गौर से देखिए, यूजेस के बाद ये है क्या, इसका प्रयोग क्या है, क्या इसकी जरूरत है, ये क्या है यूज। उसके बाद दूसरी बात आप देखिए इसमें, यूजेस के बाद इसमें दूसरी बात कि ये किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहली बात तो यूज क्या है, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। पहली बात की यूज क्या है, दूसरा है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है ना। तीसरी बात कंस्ट्रक्शन क्या है, देख लीजिए कौन है। यूज क्या है, किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। बाहर से खोल के देखिएगा, बच्चे होंगे तो नहीं। देखिए इधर देखिए, पहली बात यूज क्या है, बंद करिए उसको, इधर आइए। देखिए पहली बात यूज क्या है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, तीसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, यूज प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन। धीरे से जाके एक बार बोल जाइए कि थोड़ी देर में आ जाएगा, वो बाहर से तो देखिए अब क्या है, दूसरी बात यूजेस प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। उसके बाद चौथी बात आपको इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो हम बताएंगे, वो क्या बताएंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी, ये बताएंगे। और फिर उसके बाद मेरिट्स यानी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एंड डिमेरिट्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जरूरत है, इतनी बात बहुत है, जरूरत से ज़्यादा है, ठीक है ना। इतनी बात जरूरत से ज़्यादा है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले यूज बताऊंगा, यानी क्या जरूरत है, क्यों पढ़ते हैं, क्या है ये, क्या होता है। दूसरी बात बताएंगे इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे आधारित है, किस सिद्धांत पे आधारित है, इसकी फंक्शनिंग। तीसरी बात इसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे, कैसा कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना। चौथी बात आपको बताएंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, इससे प्रश्न बनते हैं, और 1 2 3 4 पांचवी बार बताएंगे मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये कंप्लीट बात है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यूजेस देख लीजिए, और किस लिए इसका क्या पर्पस है, क्या यूजेस है, क्या पर्पस है, देख लीजिए। इसका यूजेस क्या है और क्या पर्पस है, इसको देखिए, ठीक है ना। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है, वो एक ऐसा अरेंजमेंट है, आ रहा है इसमें आ रहा है। देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम किसी सर्किट में फ्लो करने वाली करंट को डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं, ठीक है ना। करंट फ्लो कर रही है कि नहीं, इसको पता करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि करंट कितनी फ्लो कर रही है, इसको मेजर भी करते हैं। तो एन अरेंजमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द करंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब अगली बात देखिए कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी किस सिद्धांत पे काम करता है, इसको गौर से देखिए। क्या कर रहे हैं उसको, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसको देखिए, गौर से देखिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि कोई भी क्या कहते हैं, करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, और वो किसी
कोई भी देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बंद करिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये बताने आ रहा है। किसी भी करंट कैरिंग लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क लगता है, किसी भी करंट कैरिंग लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क लगता है, इसी प्रिंसिपल पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। बात समझ में आ गई? तो करंट लूप पे टॉर्क कितना रहेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, ये पॉज नहीं हो सकता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, ये इतना टॉर्क लगेगा, ठीक है ना? ये इतना टॉर्क लगेगा। ध्यान से देखिए, टॉर्क लेगा मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, ठीक। तो अब आप देखिए, यूजर्स बता दिया मैंने, प्रिंसिपल बता दिया। प्रिंसिपल क्या है कि ये करंट लूप पे टॉर्क लगता है, इस सिद्धांत पे काम करता है। तो अब टॉर्क कितना लगेगा, m क्रॉस b, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जितनी बार बता रहा हूँ उतने साथ पर सब लग जाएगा, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हॉर्स टू मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। उसके बीच एक कॉइल रखते हैं और उस कॉइल को मेटलिक फ्रेम में अगल बगल बांध के रखते हैं। अगल बगल मेटलिक फ्रेम होता है, बीच में कॉइल होता है, मेटलिक फ्रेम के पे कॉइल रखते हैं, ठीक है ना। उसका एग्जैक्ट फिगर आप जो है किताब से देख लीजिएगा, किताबों में, सारी किताबों में मिलता है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट होगा इसलिए हम उसको यहाँ नहीं बना, उसको आप देख लीजिए। ये नॉर्थ, समझिए नॉर्थ साउथ पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, हॉर्स-शू मैग्नेट होता है। तो उसमें अगल बगल नॉर्थ साउथ होता है, बीच में एक मेटलिक फ्रेम में क्यों लटकाते हैं उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, वो भी आपको बताएंगे, मेरिट डिमेरिट, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार मेटलिक फ्रेम कह रहा हूँ। मेटलिक फ्रेम में कॉइल्स को सस्पेंड कर देते हैं मैग्नेट के बीच, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटलिक फ्रेम में एक कॉइल को ऐसे सस्पेंड कर देते हैं मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि जब तक उसमें करंट नहीं फ्लो करते हैं तब तक कोई टॉर्क नहीं लगेगा। जब तक मेटलिक वायर में करंट नहीं है, रेक्टेंगुलर वायर में, तो उसमें कोई भी वो नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर टॉर्क लगता है। और टॉर्क हम बता चुके हैं कितना लगता है, m क्रॉस b। तो m क्या होता है, एक कॉइल का I इंटू ए, पहले ही बता चुके हैं। अगर उसमें n टर्न्स हैं तो वो हो जाएगा NIA। क्या हो जाएगा, NIA, ठीक है ना। और m क्रॉस b करेंगे तो n हो जाएगा NIA और क्रॉस b तो NIAB sin थीटा, ये हो जाएगा टॉर्क। बात समझ में आई? यहाँ तक की बात में कोई डिफरेंट नहीं है, क्लियर है, एकदम साफ है दिमाग में। एक बार हटाइए उसको, एक बार समझ में आ गया। NIAB sin थीटा देखिए, क्या देखिए, ये हो गया टॉर्क। तो अब ये टॉर्क जो लगेगा वो NIAB sin थीटा लग जाएगा। फील्ड को इस प्रकार से रखते हैं कि फील्ड के B का डायरेक्शन यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और साथ में जो M का डायरेक्शन, ठीक है ना, M का डायरेक्शन या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक सेकंड जाके बोल दीजिए, अभी बाद में फोन से बात करना, डिस्टर्ब नहीं करो, बाद में आएगा, जल्दी आ जाइए और मत खोलिए, वहीं से बोल दीजिए। आइए बंद करिए इसको, आइए बैठिए, फट से बैठिए। तो ये क्या हो गया, टॉर्क बराबर m क्रॉस b हो गया। m क्या बताया था आपको, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अगर n टर्न्स है तो NIA हो जाएगा, ठीक है ना। तो NIA क्रॉस b यानी NIAB sin थीटा बराबर, बात समझ में? यस सर, NIAB sin थीटा बराबर, यस सर, ये टॉर्क हो गया। ये बात एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, कोई बट नहीं है। तो अब आप देखिए, जैसे करंट फ्लो करेंगे तो आप गौर से देखिए, अगर इस तरीके से है, अच्छे से समझिए इसको। अगर यहाँ पे लगा हुआ है मेटलिक फ्रेम में, हो गया, मेटलिक फ्रेम में ऐसे लगा हुआ है और जैसे करंट फ्लो करेंगे तो ये ऐसे ट्विस्ट करेगा, टॉर्क लगेगा। और जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा वैसे ही वायर इसके ऊपर एंटी टॉर्क लगाएगा, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ इन रोटेशन मोशन, कोई भी टॉर्क किसी सब्सटेंस पे लगाएंगे तो एंटी टॉर्क को भी लगाएगा। जैसे कोई भी फोर्स लगाएंगे तो वो रिलेशनरी फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यही मैंने बताया ना, ट्रांसलेशन मोशन समझ गए, रोटेशन मोशन समझ गए आप, काफ़ी कुछ, ठीक है ना। जैसे जितना इसमें समझ गए, इससे कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। तो जैसे ही इसको ऐसे लगाएगा तो वैसे ही ये वायर क्या करेगा, एंटी टॉर्क लगाएगा। बात समझे, एंटी टॉर्क लगाएगा। तो ये जब तक ये क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी टॉर्क लग सकता है इसके ऊपर, वायर के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना।
तो जितना टॉर्क, जब तक ये करंट के द्वारा लगाया हुआ टॉर्क और वायर के द्वारा लगाया हुआ एंटी टॉर्क बराबर नहीं होगा, तब तक वो वायर ट्विस्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। और इसके द्वारा लगाया हुआ टॉर्क, उसका द्वारा लगाया हुआ टॉर्क जब तक इक्वल नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तब तक वो ट्विस्ट करेगा। जहां दोनों टॉर्क इक्वल हो गया, दोनों टॉर्क, तो बॉडी क्या होगी? रोटेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बॉडी, एक बॉडी जो है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तब होती है जब नेट फोर्स 0 होता है, और रोटेशन इक्विलिब्रियम पे तब होती है जब नेट टॉर्क 0 होता है, और एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम पे तब होती है दोनों 0 होता है। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए, ये वाला टॉर्क जो होगा ये करंट द्वारा लगाया जाएगा, और इसके बाद जो वायर के द्वारा लगाया गया टॉर्क होगा वो सी थीटा होगा। बात समझ में आई? यहाँ थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है। यहाँ थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। बात समझ में आ गई? थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट तो हम मेजर कर लेंगे, कितना मोड़ने के बाद वो जो है रुका, जितनी इनिशियल स्टेट से जितना मोड़ने के बाद रुका वो तो हम मेजर कर लेंगे, उसका तो स्केल दिया रहता है, ठीक है ना। और सी को कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ अ वायर। वो एक वायर की प्रॉपर्टी होती है, एक वायर की वो प्रॉपर्टी होती है, किस तरह का वायर है। ये आपको बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर फर्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया समझाया जाता है। टॉर्क, वो जो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है वो वायर की, मत करिए, वायर की प्रॉपर्टी होती है, किस तरह का वायर होगा उतना टॉर्सनल कांस्टेंट पर यूनिट ट्विस्ट होगा। बात समझ में आई? वो ट्विस्ट पर डिपेंड करेगा। तो जब ये सी थीटा के बराबर होगा तो वायर रुक जाएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से आप इस वेक्टर को गौर से देखिए, तो थीटा बाई आई क्या हो जाएगा? एन आई ए, थीटा बाई आई क्या हो जाएगा? एन आई ए बी बाई सी, ये हो जाएगा थीटा बाई आई। बात समझ में आई? थीटा बाई आई क्या हो जाएगा? एन आई ए बी बाई सी। यहाँ साइन थीटा को मैंने 1 माना क्योंकि मैंने कहा था जो फील्ड लगाएंगे वो रेडियल फील्ड लगाएंगे। जो फील्ड हम दोनों रेडियल फील्ड लगा देते हैं, रेडियल मतलब परपेंडिकुलर, थीटा 90, ठीक है ना। जब थीटा 90 होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, और ये थीटा बाई आई बराबर हो जाएगा एन आई ए बी। एन ए बी की एन आई ए बी, आई इधर आ गया तो अच्छा हाँ, सही बोल रहा है। तो ये हो जाएगा एन ए बी बाई सी, ये थीटा बाई आई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये थीटा बाई आई होगा। अब नेक्स्ट चीज देखिए कि इस चीज को आप गौर से देखिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के अंदर है, जल्दी जल्दी देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के अंदर है वो फिक्स है, एरिया ऑफ द कॉइल जो है वो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो हम लगाए वो यूनिफॉर्म लगाए वो फिक्स है, और टॉर्सनल कांस्टेंट जो है उसकी वायर की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होगा, वायर टू वायर डिपेंड करेगा, कैसा वायर लगाए हमको उस हिसाब से पता है कि सी क्या है, ठीक है ना। इस तरीके से आप गौर से देखिएगा इस इक्वेशन से, तो थीटा बराबर इस वेक्टर को आप के मान लीजिए, इस वेक्टर को के, तो थीटा बराबर के इंटू आई। एक सेटअप का के आप निकाल सकते हैं, जो सेटअप आपने लगाया है उसका के आपको पता होता है। तो अब के पता है, कांस्टेंट पता है, यानी थीटा इज इक्वल टू के इंटू आई, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बात समझ में? और ट्विस्ट हम मेजर कर लेते हैं, करंट हमें पता लग जाती है। अब वर्किंग समझ गए? यस सर। सबसे पहले यूजर्स क्या क्या इसका एम है, क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या इसकी जरूरत है, ये सब पता है। फिर इसका प्रिंसिपल पता है कि किस सिद्धांत पे काम करता है, करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, फोर्स लगता है। फिर इसका कंस्ट्रक्शन बता दिया, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक साथ बताया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक साथ बता दिया, ठीक है ना, एक साथ बता दिया। फिर अगली बात देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन किया गया है ट्विस्ट, जब एक करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन किया गया है ट्विस्ट बाई थीटा बाई आई। इसको डिफाइन किया गया है कि ट्विस्ट इन द वायर फॉर यूनिट एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो कितना ट्विस्ट होगा, वही करंट सेंसिटिविटी होगी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी उतना अच्छा माना जाएगा, थोड़ा सा भी करंट को डिफ्लेक्ट होगी वो थीटा की वैल्यू मेजरेबल आ गई। थीटा बाई आई की रेशियो को क्या कहते हैं? करंट सेंसिटिविटी। इसके अलावा वोल्टेज सेंसिटिविटी से भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? करंट सेंसिटिविटी बाई आर, यही वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। यानी करंट V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इंटू आर, ठीक है सर। आई नीचे आता है ना, थीटा एक मिनट रुक जाइए। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी बाई आर, करंट सेंसिटिविटी, एक मिनट रुकिए,
ये करंट की जगह V बाई आर पुट कर दीजिए, करंट की जगह I बराबर V बाई आर, I बराबर V बाई आर, ठीक है ना। तो ये करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई आया, थीटा बाई आई बराबर इतना आ गया। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाई आई की जगह V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी ये हो गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये हो गया, ठीक है ना। थीटा आर, हाँ, जो करंट सेंसिटिविटी इनटू आर, ये आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज देखिए, इस फैक्टर को 99% में श्योर हूँ, लेकिन 1% आप एक बार किताब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। यही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, ठीक है ना। तो सही है, एक बार आप फिर भी देख लीजिएगा। तो अब ये हो गया आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब आपको मैं बता रहा हूँ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गौर से देखिए मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। सबसे पहला मेरिट ये है कि चूंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो थीटा और आई के टर्म में एक लीनियर स्केल को हम डेवलप कर सकते हैं। लीनियर स्केल पे रीडिंग आसान होगी, ठीक है, अच्छे से कंफर्टेबली हम रीड कर जाएंगे। जितना थीटा को मेजर करके हम करंट को मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके कहने का मतलब ये है कि लीनियर स्केल हम डेवलप कर सकते हैं, ये एक मेरिट हो गई, ठीक है ना। दूसरी मेरिट ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कि चूंकि वो मेटलिक फ्रेम में लगा होता है, चूंकि मेटलिक फ्रेम में वायर होता है, तो थोड़ी देर बाद ही वायर रेस्ट पे आ जाता है। तो ये बात आप तब समझेंगे जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझा दूंगा, लेकिन मोटी मोटी बात देख लीजिए कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई देखिए, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक प्लेट मूव कर रही है, तो उसके अंदर एडी करंट्स डेवलप होती हैं। एडी करंट्स उसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे तो बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो होता ये है कि जब ये करंट हमने बंद किया, जैसे करंट को हमने मेजर कर लिया, अब करंट को हमने ऑफ किया, तो करंट को ऑफ करेंगे तो ये वाला टॉर्क तो लगता ही रहेगा, क्योंकि जब करंट को ऑफ किया तो थीटा एंगल मूव कर चुका था, थीटा एंगल को ट्विस्ट कर चुका था वायर, तो सी थीटा तो लगता ही रहेगा। और करंट ऑफ करते करते ये वाला टॉर्क जो उसको बैलेंस कर रहा था वो खत्म हो गया। तो जो रिएक्शनरी टॉर्क वो लगा रहा था वायर, उस डायरेक्शन में फिर वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब आता है तब तक उसी कुछ ना कुछ स्पीड हो जाती है, स्पीड की वजह से इनर्शिया हो जाती है, समझे ना। तो इनर्शिया तो मास की वजह से होती है, लेकिन उसके अंदर एक स्पीड हो जाती है, तो इसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुकता नहीं है। जैसे मान लीजिए वायर ऐसे है, वायर इस तरीके से देखिए, वायर ऐसे है और ऐसे आके रुका, ऐसे आके रुका, अब करंट जीरो कर दिया, अब करंट जीरो कर दिया, लेकिन वायर वाला फोर्स टॉर्क लगता रहा, तो फिर ऐसे आता है वायर, बात समझिए। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, रुक गई, कायरस इसको यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन रुकता नहीं है, तब तक इसके अंदर स्पीड आ जाती है, तो स्पीड की वजह से ऐसे चला जाता है। तो जब ऐसे आता है तो फिर वायर का टॉर्क फिर ऐसे लगता है, देखिए अंतिम लिमिट तक आता है, फिर वायर का टॉर्क ऐसे लगता है, फिर ऐसे आता है और फिर ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। अगर मेटलिक फ्रेम ना लगा हो तो, अगर मेटलिक फ्रेम ना लगा हो तो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। तो चूंकि मेटलिक फ्रेम लगा है तो उसमें एडी करंट्स डेवलप हो जाती हैं। एडी करंट्स क्या करती हैं, एनर्जी को लॉस करती हैं, एनर्जी को किल करती हैं, और धीरे धीरे करके वो फिर वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो एक मेरिट यही हो गया कि मेटलिक फ्रेम लगी होने की वजह से बहुत जल्दी करंट ऑफ करने के बाद वायर रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है ना। तो 3 मेरिट बता दिए, चौथी मेरिट सुनिए। चौथी मेरिट क्या है गैल्वेनोमीटर की। एक मेरिट ये भी है कि क्या कहते हैं, हाँ, एक मेरिट ये भी है कि इस पोल पीसेस के बीच इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है कि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस पोल पीसेस के बीच इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है कि बाहर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे अनअफेक्टेड रहता है। बात समझ आई। तो ये 4 मेरिट हो गई। और डिमेरिट सबसे बड़ी यही है कि इसमें जरूरत से ज़्यादा करंट अगर आपने फ्लो कर दिया तो ये क्या करेगा, ये बर्न हो जाएगा, बर्न कर सकता है। ये मैं पहले भी आपको पहले के उसमें एक बार बता चुका था। इसीलिए हम शंट ऑन लगाते हैं, इसीलिए इसको शंट ऑन लगा के उसको ठीक करते हैं, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो बर्नआउट भी कर सकता है। तो क्लोज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएगा इसके बाद।